साथियों नमस्कार। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, पढ़ने का मन लगा दीजिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए और अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का आपका चैप्टर फर्स्ट, जो कि आपका चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर के बारे में पूरा एक चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा वन वीडियो में। तो आप लोग बस कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आप लोग जो भी चीजें रहेंगी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप बैठ गए हैं तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग क्या करिएगा, अच्छी तरीके से तैयारी करने का प्रयास करिएगा इसको। और जो चैप्टर है ना, इसको पूरा लिख लीजिएगा अपना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत की। विद्युत क्या होता है, आखिरकार विद्युत क्या होता है? तो यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो विद्युत होता है ना, क्या होता है, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत, एनर्जी, जिसे आप क्या कहते हैं, एनर्जी। एक तरीके जैसे आग होती है ना, आग देखे ना आप लोग, आग किससे हम प्राप्त करते हैं, लकड़ी से, कोयले से। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे आग का स्रोत है क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमारे पास लकड़ी है। उसी तरीके से यहाँ पर जो विद्युत है, विद्युत भी हमारे लिए क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना करके हम अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम आगे देखेंगे, इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, घरों में करते हैं, उद्योगों में करते हैं, और विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। वैद्युत आवेश की बात करेंगे, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश की बात करेंगे तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं को क्या करते हैं, आपस में हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो वह आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, वह आवेशित हो जाती है। मतलब जब हम दो वस्तुओं को आपस, जैसे कि जो आप देखे होंगे, जो वस्तु जब हम रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाती है, आपस में क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती हैं। इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। एवं इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, आवेशन कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे किससे, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। यह एक क्या है, अदिश राशि है। क्या है, यह अदिश राशि है, ठीक है ना। यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, दे रखा है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवेश प्रवाह की दृष्टि से, जो हमारा आवेश है ना, उसके बहने की, मतलब आवेश प्रवाह की जो दृष्टि है, मतलब कि जैसे हम क्या कहते हैं ना, किसी पदार्थ में जो आवेश फ्लो हो रहा है ना, उसकी दृष्टि से क्या होता है, मतलब उस तरीके से अगर हम देखें तो पदार्थ तीन प्रकार, जैसे हम अगर ध्यान दीजिए, जैसे आग है, आग, अगर हम आग को देखेंगे तो अगर लकड़ी में अगर आग को हम लकड़ी को आग के पास लेंगे, जल जाएगी, ठीक है ना। अगर उसी तरह लोहे को ले जाएंगे तो लोहे को जब ले जाते हैं तो जो उष्मा का जो स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। जैसे इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है, अगर हम इसको इस पॉइंट पर गर्म करेंगे तो हमारा ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम चालक का जो होता है ना, चालक में आवेश प्रवाह की दृष्टि से कि किस चालक में कितना आवेश हमारा प्रवाह हो रहा है, उसी तरीके से हम इसको भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे चालक की बात कर लेते हैं। चालक, ध्यान दीजिएगा, चालक क्या होता है, चालक के बारे में समझते हैं। चालक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश प्रवाह आसानी से होता है, उसे चालन कहते हैं। मतलब जिसमें हम विद्युत का प्रवाह आसानी से कर सके। जैसे आपके घरों में क्या है, बिजली के तार लगे हुए हैं, तो आप प्लास्टिक का तार लगा दीजिए, कभी उसमें बिजली प्रवाहित होगी, नहीं होगी, उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, जिसमें हम धारा का फ्लो कर सके, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे जो पदार्थ है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है आसानी से हम करा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, उसे चालन कहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से बात समझ में आई आपको, चालन किसे कहते हैं। चालन का सिंपल सी परिभाषा आप देखेंगे कि जिसमें हम आवेश का प्रवाह कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अचालक की। अचालक तथा विद्युत रोधी की बात करेंगे तो अचालक तथा विद्युत रोधी क्या होता है, तो ऐसा पदार्थ क्या होता है, ऐसा पदार्थ
जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे। अब इसमें देखिए जो हमारा अचालक होता है इसमें हम विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसी को हम कहेंगे अचालक कहेंगे। जैसे ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी हो गया, रॉक हो गया, पत्थर हो गए। तो पत्थर आप कभी देखे हैं पत्थर में आवेश प्रवाहित करते हुए, पत्थर द्वारा हम बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं। तो प्लास्टिक हो गया, सारी चीजें मैंने आपको बताया। अब देखिए अर्धचालक की बात करेंगे। अर्धचालक सेमीकंडक्टर जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। हमने आपको बताया चालक आवेश प्रवाह की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। पहले हमने आपको बताया चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सके। हमने आपको बताया अचालक या विद्युत रोधी जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से न हो सके या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। जैसे ड्राई वुड सूखी लकड़ी हो गया, और रॉक हो गया, पत्थर हो गया, ये सारी चीजें आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अर्धचालक की बात करेंगे, ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह चालक से कम। ऐसा पदार्थ जिसमें जो आवेश है, आवेश का प्रवाह किससे, चालक से कम, किससे, चालक से कम तथा अचालक से अधिक होता है। क्या होता है, अचालक से क्या होता है, अधिक होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम ईटीसी आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण की बात करेंगे। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, चलिए इसके बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है ना। तो सभी मुक्त आवेश क्या होते हैं, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज में होते हैं। क्या होते हैं, ये पूर्ण गुणज में होते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो सभी मुक्त आवेश होते हैं, जो हमारे पास मुक्त आवेश होंगे, मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के, जो हमारे पास यानी परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज में होते हैं, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q बराबर क्या होता है, NE। क्या होता है, NE। जहां ध्यान दीजिएगा, जहां N कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। जहां जो कोई N है ना, कोई N क्या है, कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। N बराबर +-1, +-2, +-3, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आपके लिए है। कूलाम का नियम देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने किया था। कूलाम एक वैज्ञानिक है। कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इतनी बार पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों की आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये मान चलिए आप लोग। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। क्या है कूलाम का नियम। इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने किया था। किसने किया था, कूलाम ने किया था। ये एक वैज्ञानिक है कूलाम। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किसके, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की गुणनफल की अनुक्रमानुपाती क्या होता है। मानिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, दो बिंदु आवेश हमारे पास है, क्या है, Q1 और Q2 है। ठीक, अब हमारे पास दो आवेश हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करिएगा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए। क्या कर रहा है, हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। मान लीजिए Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और इनके बीच जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर करेंगे, आकर्षण मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, पास लाएंगे। तो अलग आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या होता है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, Q1 और Q2 आपका हो जाएगा। माना दो बिंदु A व B पर उपस्थित आवेश की मात्राएं क्रमशः Q1 और Q2 था, इनके बीच की दूरी R एवं दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हो तो
ध्यान दीजिएगा, अगर इनके बीच जो लगने वाला बल है क्या है, एफ है, तो ध्यान दीजिएगा पहली कंडीशन आपको क्या इसमें मिलेगी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। मतलब जो इनके बीच जो लग रहा है बल ना, इनके बीच जो बल लग रहा है वो इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब अगर आवेश बढ़ेंगे तो हमारे पास बल बढ़ेगा, अगर बल बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेंगे, आवेश घटेंगे तो बल घटेगा। सिंपल सी बात है, अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है। अब देखिए जो इनके बीच की दूरी है, दूरी के क्या कह रहा है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 3, एफ इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 4। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करें Q1 Q2/r², और यहां पर क्या करेंगे, अब बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, समीकरण नंबर 4। यहां पर अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे और यहां पर K एक नियतांक लेकर आएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। एफ बराबर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर आपका हो जाएगा 1/4π, क्योंकि हमने के का मान यहाँ पर रखेंगे, के का मान यह होता है आपका 1/4πε0, ये होता है, या 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आपका होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 5 आपका हो जाएगा। या आप इसकी जगह पर ये भी रख सकते हैं, क्या 9 इंटू 10⁹, ये भी आप रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब रखेंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 6 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, जहां अपसाइलन नॉट क्या है, हवा या निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है। क्या है, हवा या निर्वात की क्या है, यह वैद्युतशीलता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए एकांक आवेश की बात करेंगे। एकांक आवेश आखिरकार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो एसआई मात्रकों में, किसमें, एसआई मात्रकों में इस पद्धति में दो आवेशों के बीच, किसके, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। कौन सा सूत्र है, F बराबर 1/K Q1 Q2/r²। हमने K का मान यहाँ पर आपको बताया, तो सूत्र से क्या हो जाएगा, F बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, R बराबर 1 मीटर हो। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो एसआई मात्रकों में क्या होता है, इस पद्धति में दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। कैसे निकाला जाता, कैसे देखिए कैसे निकाला जाता है। इसमें यह बराबर क्या दे रखा है, 1/K इंटू Q1 Q2/r² न्यूटन। इस सूत्र में क्या हो जाएगा, यदि F बराबर क्या है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, R बराबर 1 मीटर हो, तो 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/1², यानी इसका मान हम रखेंगे तो क्या बचेगा सर, Q² बराबर 1 रखेंगे तो Q बराबर +-1 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बराबर +-1 आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अतः यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, क्या कह रहा है, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, कहां पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जब वो आवेश मतलब क्या कर रहा है कि यदि समान परिमाण, मतलब कि जो हमारा Q1 है और जो हमारा Q2 है, अगर ये दोनों समान हैं, सजातीय हैं, तो आवेश जो होता है निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर, कहां पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को क्या करेंगे, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है ना, आवेश संरक्षण के नियम की बात करेंगे। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। जो आवेश है, आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और
न ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, बल्कि इसे एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित कर दिया जाता है। कहने का मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की बात करेंगे। क्या इसकी बात करेंगे? आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की बात करेंगे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले दोनों वस्तु में विद्युत की उदासीन होती है। जब तक उन वस्तुओं को रगड़ा नहीं जाता है तब तक उन पर कोई आवेश नहीं आता है। जब उन वस्तुओं को आप रगड़ देते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। चलिए आगे आपको बताते हैं। केस फर्स्ट की बात करेंगे। जब किसी परमाणु के कक्षक में, किसमें, जब किसी परमाणु के कक्षक में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, जब किसी परमाणु के कक्षक में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है तो उस परमाणु पर इकाई धनावेश की कमी हो जाती है। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, परमाणु कक्षक में से कोई एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देते हैं, उसको हम बाहर निकाल देंगे। जब बाहर निकाल देंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस आएगा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस आएगा, क्योंकि आप किसी को दे रहे हैं पैसा, मतलब जैसे आप किसी को कुछ रुपए दे रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, हमेशा प्लस में रहेंगे। अगर उसने पैसा लिया तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, उसने हमसे क्या लिया है, कर्जा लिया है, तो वो माइनस में रहेगा। आपने दिया है तो आप प्लस में रहेंगे। तो मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ठीक है ना, आपने कुछ पैसा किसी को दे दिया तो वहां से क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो यानी प्लस आपका हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो आपका प्लस आवेश होगा। क्या होगा, प्लस आवेश आपका होगा। ठीक है ना। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में देखिए, जब किसी परमाणु के कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन, आपने किसी से पैसा ले लिया, आपने किसी से 10 रुपए ले लिया, अब आप क्या हो गए, अब आप उसके कर्जदार हो गए। मतलब आपने उससे पैसा लिया तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा कि आखिर हम निगेटिव हैं यार, अभी उसको हम पैसा देंगे तब हम प्लस में जाएंगे। सेम टू सेम वही बात है कि जब किसी, क्या कर रहा है, जब किसी परमाणु के कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है तब उस परमाणु पर इकाई ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस Na माइनस इलेक्ट्रॉन की वृद्धि यानी धन आवेश, ऋण आवेश आपका आ जाता है। विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो किसी आवेश के चारों ओर, क्या कर रहा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, क्या, वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण, क्या, स्थित कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जैसे कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबक आपने कभी कभी पढ़ा होगा, तो जब हम क्या करते हैं, चुंबक को किसी लोहे के पास ले जाते हैं तो चुंबक क्या करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है या उसको प्रतिकर्षित करने का कार्य करता है। तो अब जिस क्षेत्र में जो लोहा है उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और सेम टू सेम परिभाषा आप इसमें भी लगा दीजिए कि जब कोई आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो उसे विद्युत कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो एकांक परीक्षण आवेश पर, किस पर, एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चलिए तीव्रता के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या एकांक परीक्षण आवेश है, क्या है हमारे पास एकांक परीक्षण आवेश है, इस पर जो लगने वाला विद्युत बल है, विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी वेक्टर एफ इंटू वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, इस आवेश को हम क्या करेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र के, यानी कि ध्यान दीजिएगा, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई वैद्युत का क्षेत्र है, मान लीजिए हमारे पास क्या एकांक परीक्षण आवेश है, और ध्यान दीजिएगा
एकांक परीक्षण आवेश है तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी वेक्टर कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। माना एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर, मान लेते हैं माना हम एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल F हो तो, लगने वाला विद्युत बल क्या हो? F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर विद्युत बल F अपान एकांक परीक्षण आवेश Q0, यानी E बराबर क्या हो जाएगा? F अपान Q0, समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सदिश स्वरूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0, समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा? वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0, समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं की बात करेंगे। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो विद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं, जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं होती हैं वे बल रेखाएं होती हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। किस पर क्या चलते हैं? जिस पर क्या चलते हैं? स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। इस रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या चुंबक हो गया, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। ठीक है ना। तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका जो रेखाएं हैं इधर से निकलती हैं, यानी ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब चलिए इनके गुण की बात करते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करेंगे। यह काल्पनिक बंद वक्र होता है। ये तो क्या होता है? काल्पनिक बंद वक्र होता है कि यहां से यहां तक ये रेखाएं चल रही हैं। ठीक है ना। आगे, पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। इस पर क्या होते हैं? स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। ठीक है ना। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, जो हमारे पास वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल तथा बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, मान लीजिए जो हमारे पास क्या है, कोई वैद्युत बल रेखा है, इसे किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा। और दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जो दो बल रेखाएं है ना, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को ये कभी भी काटेंगी नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं। जो बल रेखाएं होती है ना, वो लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो किसी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे -Q से +Q, ये आपका 2L हो जाएगा। ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो दो आवेशों में से कोई एक आवेश, दो आवेशों में से कोई एक आवेश, ध्यान दीजिएगा, तथा उन आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो यह एक सदिश राशि यानी P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? P इंटू Q इंटू 2L आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L आप लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के गुण की बात करेंगे। वैद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं? तो समान आवेश की वस्तुओं में प्रतिकर्षण बल लगता है। जब ध्यान दीजिएगा, जब जहां पर समान आवेश होगा, जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो वहां पर क्या होगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे आप। असमान आवेशित वस्तुओं में आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। ठीक है ना। विद्युत प्रेरण की बात करेंगे। विद्युत प्रेरण, ध्यान दीजिएगा, दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले, ध्यान दीजिएगा, दो वस्तुओं को रगड़ने के पहले विद्युत के उदासीन होते हैं। जब दो वस्तुओं को जब तक हम नहीं रगड़ते हैं
तब तक क्या होती हैं, विद्युत की उदासीन होती हैं। इनमें न तो आकर्षण होता है और न ही प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, न तो आकर्षण होता है और न ही प्रतिकर्षण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कूलाम की परिभाषा की बात करेंगे। एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है, तो वह आवेश जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले एवं समान प्रकृति वाले वस्तु पर लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर आरोपित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है, वह आवेश जो क्या होता है 1 मीटर दूरी पर स्थित, किसनी, 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले, क्या, समान परिमाण वाले एवं समान प्रकृति वाले वस्तु पर लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर आरोपित करता है। कहने का मतलब Q बराबर 1 कूलाम, Q1 बराबर 1 कूलाम, Q2 बराबर 1 कूलाम, R बराबर 1 मीटर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू 1 × 1/1 का इसका बराबर F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करें, किसकी, जो विद्युत बल है ना, इसकी गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है ना। और 1/4πε0 क्या होता है, 9 × 9 कूलाम होता है। ठीक। और यहीं पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर यह बराबर G × m1 m2/r²। G क्या है यहाँ पर 6 × 6.67 × 10⁻11 न्यूटन आपका हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, सदैव क्या होता है, आकर्षण बल होता है। विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। जो विद्युत बल होता है वह क्या होता है, आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। ठीक। और विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव अधिक होता है। जो विद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल 2 कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, 2 कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक। जबकि विद्युत बल 2 आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। उन 2 आवेशों के बीच कितना आवेश है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला 8 नंबर पॉइंट की बात करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे। 90 नंबर की बात करेंगे, 2 प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, मान लीजिए जो हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन है, इनके बीच जो कार्य करने वाला जो बल होगा उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। माध्यम का परावर्तांक की बात करेंगे तो Q1 Q2 ये आपका ε0 हो जाएगा इंटू R हो जाएगा। तो माना ε0 माध्यम की विद्युतशीलता, जो ε0 है वो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता E/निर्वात की विद्युतशीलता ε0 के बराबर क्या हो जाएगा, ε/ε0 यानी ε बराबर K/ε0 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। कूलाम के नियम से बात करेंगे तो निर्वात के लिए कूलाम का सूत्र, निर्वात के लिए कूलाम का सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ε0 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है ना। तो माध्यम के लिए जो कूलाम का सूत्र होता है क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², यानी एप्सिलॉन बराबर K/ε0। ठीक है ना। हवा और निर्वात दोनों के लिए कूलाम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/4π Q1 Q2/r², जहां K क्या है, 1 है। क्या है, K बराबर क्या है, 1 है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, बिंदु आवेश है, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए किसी बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस Q0 बराबर Q1। ठीक है ना। B बराबर क्या हो जाएगा, A B और A, इसके बीच की दूरी R है, तो प्लस Q बराबर Q2 आपका हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं माना बिंदु आवेश Q के कारण क्या करते हैं, माना बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित, क्या R दूरी पर स्थित एक दूसरा आवेश Q0 है। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल F एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q0 क्या हो जाएगा, F अपान Q0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में F का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में किसका मान, F का मान रखने पर, तो ध्यान दीजिएगा इस F का मान हम किस में रखेंगे, इस F का मान ध्यान दीजिएगा, यानी समीकरण नंबर 2 में F का मान रखने पर इसमें हम F का मान रख देंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 है। E बराबर F अपान एप्सिलॉन नॉट F अपान Q0। तो F का मान आपका ये होता है, पीछे हमने आपको निकाला कूलाम का नियम, ठीक। अब इस F का मान इसमें हम पुटअप करेंगे, रखेंगे। जब रखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q अपान Q0 इंटू R स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अतः E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये समीकरण नंबर 4, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। समीकरण नंबर 5, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अगला देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, किसी आवेश कारण था, अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने वाले हैं। तो एक अक्षीय स्थिति होगा, एक निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, आपका तीनों दिशाओं में उसमें होगा, ठीक है ना। अक्षीय स्थिति में सिर्फ 2 दिशाएं आपको लेनी है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपको अच्छी तरीके से। हमारे पास क्या है, 2 वैद्युत द्विध्रुव हैं, क्या कौन कौन से, एक -Q, एक आपका क्या है +Q है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास क्या है, -Q है, एक हमारे पास +Q है। तो यहाँ पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो इन दोनों आवेशों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा अगर हम कर रहे हैं इनके, यानी A और B के बीच की दूरी क्या है, L है, यानी कि A और O के बीच की दूरी क्या है, L है। O और एक B के बीच की दूरी क्या है, L है। क्योंकि हमने आपको बताया था द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L होती है। तो OB और OA क्या है, L और L है। तो यहां से अगर OP बराबर क्या हो जाएगा, R है, OP बराबर R है, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इसकी दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस R वाली दूरी में इस L वाली दूरी को घटा देंगे तो हमारी ये दूरी आपको निकल कर आ जाएगी। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, हमारे देखिए O और P से दूरी हमें मालूम है कितना है, R है। हमें इसकी दूरी नहीं मालूम है, निकालनी है। अब देखिए हमें इसकी और इसकी दूरी मालूम है, यानी O से B तक की दूरी मालूम है, L है। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, हम करेंगे इस R में से इस L को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें बचेगा क्या, R माइनस L आपका बच जाएगा। और यहां से यहां तक की दूरी 2L आप जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक की दूरी क्या है, L प्लस R आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, L प्लस R आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपान R स्क्वायर से B बराबर P। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हम क्या निकालेंगे, B से लेकर P तक का निकालेंगे। जब B से P तक का निकालेंगे तो R इसमें कितना दे रखा है, R माइनस L दे रखा है। तो वहीं आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे आपको बताते हैं। P से A तक देखेंगे तो E2 बराबर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया समीकरण नंबर 2। अब P से A तक आप देखेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, जब इसमें आप देखेंगे तो P से A तक देखेंगे, P से A तक देखेंगे यानी P से O तक कितना है, R है, और O से A तक कितना है, L है। तो यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा, L प्लस R आपका हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो E2 का क्या आ जाएगा मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। चित्र से क्या निकालेंगे, E बराबर
E1 माइनस E2। अब हम E1 को E1 माइनस E2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। यहाँ से E1 और E2 का मान इसमें हम रख देंगे तो ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 Q/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं क्या इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। अब हम एलसीएम ले लेंगे R माइनस L और R+L का होल स्क्वायर, पूरा एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 4RL बचेगा। कैसे बचेगा, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर क्या बचेगा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होल स्क्वायर बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों का जब इसको खोलेंगे R² प्लस L² प्लस 2RL, जब इसको खोलेंगे और इसको भी जब खोलेंगे R² प्लस L² माइनस 2RL तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और R² L से R² से R², L² से L² जब कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 4RL आपका यहाँ पर बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 4RL/R² माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर तो क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4AB आपका होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यदि हम क्या करें एज L इज मच लेस देन R हो तो L² मच लेस देन R² होगा तो L² बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हम क्या कर देंगे E बराबर 1/4πε0 2 इंटू Q2L इंटू R बराबर R² माइनस 0 का स्क्वायर यानी P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 2PR/R³ इंटू R। सॉल्व करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2P/R³ समीकरण नंबर 5 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब केस सेकंड में बात करें, केस सेकंड में आपको निरक्षीय स्थिति में आपको निकलेगा, निरक्षीय स्थिति में आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसको आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको एक P आपका बिंदु दे रखा है माइनस Q प्लस Q, इन दोनों पर क्या करेंगे इसे P से लंब डालेंगे तो इनको दो भागों में डिवाइड करेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ A से लेकर O तक L और O से लेकर B तक L आपका हो जाएगा। जब यहाँ से कर्ण को निकालेंगे तो √L² प्लस R² पाइथागोरस प्रमेय से, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा जब इसका 36 घटक लेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा E2 cos थीटा और यहाँ पर E1 cos थीटा और यहाँ पर जब इसका लंबवत लेंगे तो E1 sin थीटा आपका हो जाएगा। इसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका लेंगे तो E2 sin थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। लंबवत लेंगे तो E2 sin थीटा, अगर 36 लेंगे तो E2 cos थीटा आपका होगा। अब त्रिभुज POB की बात करेंगे, त्रिभुज POB की बात करेंगे, PGT लगाएंगे तो आपको मैंने बताया कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो √L² प्लस R का स्क्वायर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार cos थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा A/K इंटू आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान L है नीचे और कर्ण का मान √L² प्लस R²। इस तरीके से B से P तक लेंगे तो E बराबर यानी E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R² आपका हो जाएगा। तो अगर E1 का मान निकालेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q/PB का स्क्वायर। E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/L² प्लस R² समीकरण नंबर 1। P से A तक अगर निकालेंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/L² प्लस R² समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा E1 sin थीटा इंटू E2 sin थीटा बराबर एवं विपरीत है, यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, लेकिन E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा की दिशा एक ही होगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो E1 प्लस E2 बराबर cos थीटा समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 3 में हम क्या करेंगे E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 एवं cos थीटा का मान रखने पर E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/L² प्लस R² प्लस 1/4πε0 Q/L² प्लस R² इंटू L/√L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2Q/L² प्लस R² इंटू L/L² प्लस R² की पावर 1/2,
ठीक है ना। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 2QL अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी 1 और 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, समीकरण नंबर 4। तो केस फर्स्ट की बात करेंगे, यदि एल इज मच लेस देन आर हो तो एल स्क्वायर इज मच लेस देन आर स्क्वायर। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2L अपॉन 0 प्लस आर का स्क्वायर की पावर 3/2। तो पी बराबर क्या हो जाएगा Q2L आपका हो जाएगा, तो 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। देखिए 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर का क्यूब। तो आपका फार्मूला आ जाएगा ई बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये भी है। डेरिवेशन क्या कर रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल है युग्म का आघूर्ण। तो ध्यान दीजिएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारे पास दे रखा है ये, ठीक है ना। और Q और एक प्लस Q है एक माइनस Q है, इनके बीच की दूरी हमने आपको बताया। हमेशा कहीं पर अगर द्विध्रुव आता है तो वहां पर आपको 2L की दूरी आपको देखने को मिलेगी। तो F1 बराबर EQ और F2 बराबर माइनस EQ, आपका ये दो बल लग रहे हैं, या आप याद कर लीजिएगा समान वैद्युत क्षेत्र है इसमें। तो बल आघूर्ण नेट बल क्या हो जाएगा F नेट बराबर आपका क्या हो जाएगा दोनों बल का योग आपका हो जाएगा। तो F1 प्लस F2 आपका हो जाएगा F1 का मान EQ प्लस F2 का मान माइनस EQ। तो EQ माइनस EQ बराबर F नेट बराबर 0। तो समकोण त्रिभुज AOB में आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर L अपान K, या साइन थीटा अपान 1 बराबर AO अपान AB, या AO बराबर AB साइन थीटा, AO बराबर AB का मान 2L है, 2L साइन थीटा आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत बल आघूर्ण टाउ की बात करेंगे तो बल इंटू बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी आपका हो जाएगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा EQ, जो हमारा बल था क्या था EQ था, और बल की क्रिया रेखा में लंबवत दूरी 2L साइन थीटा आपकी हो जाएगी। तो P बराबर क्या हो जाएगा 2QL, या टाउ बराबर क्या हो जाएगा EP साइन थीटा, या टाउ बराबर PE साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा AB साइन थीटा, या वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिएगा। घन कोण की बात करेंगे, घन कोण किसे कहते हैं, तो घन कोण की बात करेंगे गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा, क्या गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। मतलब अगर गोली कोई पृष्ठ है हमारे पास तो किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है स्टेरेडियन होता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा घन कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्र A अपान त्रिज्या R आपका हो जाएगा। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा A अपान आर स्क्वायर, A बराबर 4πr स्क्वायर, या ओमेगा बराबर 4πr स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, या ओमेगा बराबर आपका क्या बच जाएगा 4π आपका बच जाएगा। ये आपका क्या है घन कोण है, यानी केंद्र द्वारा किसी बिंदु मतलब किसी बिंदु द्वारा क्या बना कोण आपका ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका घन कोण हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्र A अपान त्रिज्या R आपको हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आपका यल है PQ, यल आपका हो जाएगा। तो कोण थीटा बराबर चाप L अपान त्रिज्या R आपकी हो जाएगी। थीटा बराबर L अपान R, यानी L बराबर 2πr, थीटा बराबर 2πr बटे R, यानी थीटा बराबर 2π आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या R एवं पृष्ठीय क्षेत्र A हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये आपका ध्यान दीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्र क्या हो A हो और त्रिज्या R हो तो घन कोण डेल्टा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा A अपान R स्क्वायर। यदि गोलीय पृष्ठ तिरछा हो तो DA cos थीटा अपान DA साइन थीटा, DA cos थीटा। और देखिए लंबवत ले रहे हैं DA साइन थीटा, अगर क्षैतिज लेंगे DA cos थीटा आपका आएगा तो D ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा DA cos थीटा अपान R स्क्वायर आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए कूलाम के नियम का सदित स्वरूप हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो F और यहाँ पर F और F21 आपका हो जाएगा A और B, यहाँ से यहाँ A और B के बीच की दूरी R। और ध्यान दीजिएगा
R12 आपका होगा, ठीक है ना। अगर इधर से लेंगे तो F21 लेंगे, अगर इधर से हम लेंगे तो F12 लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा प्लस Q1 और यहाँ पर प्लस Q2, इन दोनों के बीच की दूरी 21 आपका हो जाएगा R21, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा A से लेकर B तक की दूरी आपका क्या हो जाएगा, R12 आपका हो जाएगा। मान लेते हैं, माना A एवं B पर दो आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी R है, तथा दो आवेश का चिन्ह समान होने के कारण इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है वेक्टर F12 बराबर मॉड ऑफ वेक्टर 2n बराबर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा F कैप बराबर वेक्टर F अपान मॉड ऑफ वेक्टर F से क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर F बराबर F कैप यानी वेक्टर F बराबर F डॉट F यानी वेक्टर 1n12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R कैप 2n, ठीक है ना। यानी वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R कैप 12 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र के स्थित किसी पृष्ठ से, मान लीजिए कोई हमारे क्या पास क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, कोई हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स, इससे जो विद्युत फ्लक्स है फाई ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई एवं क्षेत्रफल ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मतलब ध्यान दीजिएगा किसी वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, 3 वैद्युत क्षेत्र हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स है यानी वैद्युत बल रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत फ्लक्स फाई जो है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल ए और क्या कह रहा है, क्षेत्रफल ए और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके गुणनफल को अदिश गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब वेक्टर फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, समीकरण नंबर 1, यानी कि ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा से आपका हो जाएगा। डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ बहुत छोटा हो तो वेक्टर डी ए तथा वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, यानी डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, या क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यानी डी फाई बराबर ई कॉस थीटा डी ए। इसका हम क्या कर दिए, समाकलन किए। तो समाकलन करेंगे, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, यानी कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, ई कॉस थीटा, और इसका करेंगे तो ए आपका हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। गॉस का प्रमेय क्या होता है, किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स, मान लीजिए कोई पृष्ठ है हमारे पास, उस पृष्ठ से जो बद्ध विद्युत फ्लक्स है फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है ना। यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन, यानी आपका क्या हो जाएगा Q, ये आपका क्या है, कोई नहीं, किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स, इसके मान लीजिए इससे जो वैद्युत फ्लक्स जो रेखाएं हैं ये वैद्युत फ्लक्स हैं, ठीक है ना, और उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति की बात करेंगे। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर समीकरण नंबर 1, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी डी फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना, या डी फाई ई बराबर ई ए कॉस टी ए। यहां से इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा डी ए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, यानी डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर कॉस थीटा डी ए, यानी इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कॉस थीटा डी ए अपान R स्क्वायर, ठीक है ना। सूत्र की बात करेंगे, डी ओमेगा बराबर कॉस थीटा डी ए अपान R स्क्वायर से, यानी इंटीग्रेशन
डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा आपका हो जाएगा, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स प्लस सी होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर प्लस सी आपका हो जाएगा, यानी 1/4πε0 क्यू इंटू ओमेगा प्लस सी आपका हो जाएगा। नहीं, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर 4 पाई आपका होता है। तो यहाँ पर 4 पाई रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचेगा क्या आपका, बचेगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल वेक्टर की बात करेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं, किसी पृष्ठ की अभिलंबवत क्या कह रहा है, किसी पृष्ठ की अभिलंबवत दिशा में स्थित वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। माना पृष्ठीय क्षेत्रफल का मापांक या परिमाण ए हो तो ए क्या हो जाएगा, एन कैप आपका हो जाएगा, जहां एन कैप बराबर क्या है, समतल पृष्ठ की अभिलंबवत दिशा में इकाई सदिश आपका हो जाएगा। एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए आपका हो जाएगा। एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान ए, यानी वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू ए आपका हो जाएगा। ठीक है ना। बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत आपका हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Qn, यानी F1 F2 F1 आपका बल लग रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुल आवेशों के बीच निकाय में एक बल आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल एवं उस निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा परिणामी विद्युत बलों के सदिश के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब इसका क्या है कि जो बहुत सारे हमारे पास आवेश हैं, इनका निकाय जो है, निकाय में एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल, जो इसका एक आवेश है, इस पर लगने वाले परिणामी बल एवं उस निकाय में स्थित अन्य आवेशों पर परिणामी विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1 समीकरण नंबर 1। तो वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इंटू आर का कैप, यानी एफ बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आपका F1 का हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर 2/1, आर का कैप 2/1। इस तरीके से Q1 Q2 3/1 4/1, इस तरीके से n तक आप निकालेंगे तो मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R1 2n R21 का स्क्वायर, R21 का कैप, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा R31 का कैप प्लस डॉट 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 RN1 R का कैप। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। सतत आवेश वितरण की बात करेंगे। सतत आवेश वितरण क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, L आपका हो जाएगा या प्लस Q हो जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या होता है, कुल आवेश Q अपान क्षण की लंबाई L, यानी रेखीय आवेश क्या होता है, एक क्षण में निकलता है, तो लैम्डा बराबर Q अपान L हो जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक MKS यानी सेंटीमीटर गुलाम प्रति मीटर आपका हो जाएगा। CGS में सीमेंस गुलाम प्रति सेंटीमीटर आपका होता है। ठीक है ना, यानी कि एम्पियर यानी ATL की पावर -T होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे और क्षेत्रीय आवेश वितरण की बात करेंगे। तो एरिया L इंटू बी आपका हो जाएगा। क्षेत्रीय आवेश घनत्व रो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q बटे क्षेत्रफल A आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A, यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक MKS में क्या होता है, यानी क्या हो जाता है, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा, तथा CGS में सीमेंस कुलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और बीमीय सूत्र ATL की पावर -2 होता है। आयतन आवेश वितरण की बात करेंगे। आयतन आवेश वितरण क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर कुल आवेश Q अपान आयतन V, यानी रो बराबर Q/V, यानी क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कुलाम प्रति मीटर क्यूब तथा सीमेंस कुलाम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, और बीमीय सूत्र ATL की पावर -3 होता है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास क्या है, एक अनंत समतल चादर है। ठीक है ना। अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, यानी कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अगर मानते हैं आपका क्षेत्रफल A1 है, आपका ये A2 है, तो वेक्टर E और यहाँ पर थीटा बराबर 0, तो DA1
और D_A1 आपका हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर D_A2 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए माना आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल A तथा उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश प्लस Q हो तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A। Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A आपका हो जाएगा। तो माना A2 में उपस्थित D_A1 के कारण जो उत्पन्न d∅1 है, यानी d∅E बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट dA, d∅E बराबर E_dA cos थीटा, d∅1 बराबर E_dA1 cos 0, यानी d∅1 बराबर E_dA1 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इंटीग्रेशन d∅1 बराबर इंटीग्रेशन E_dA1, ∅1 बराबर इंटीग्रेशन d∅1, ∅1 बराबर E_A1 आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ∅2 बराबर E_A2 आपका हो जाएगा। तीसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, d∅3 बराबर E_AD3 cos 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तो आपका d∅3 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0, तो d∅3 बराबर 0 आपका हो जाएगा। तो पूरे पृष्ठ के लिए अगर हम निकालेंगे ∅ बराबर ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3 समीकरण नंबर 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ∅ बराबर E_A1 प्लस E_A2 प्लस 0, यानी कि ∅ बराबर E_A प्लस E_A यानी कि 2E_A आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगर गॉस के प्रमेय से अगर निकालेंगे तो ∅ बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0 समीकरण नंबर 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 6 और 7 से 2E_A बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0, यानी Q का मान कितना है, रो इंटू A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर Q/2A∈0, यानी कि रो इंटू A/2A∈0। A से कैंसिल हो जाएगा, E बराबर क्या बचेगा, सिग्मा/ε0, जहां E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा क्या है, चादर का पृष्ठ घनत्व है, ε0 क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है ना। देखिए ये जो आपका है, कोई पूछता नहीं है, बहुत ही कम पूछता है। इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। एक आवेशित पतले गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, एक आवेशित अचालक है, पतले खोलीय खोल, मतलब इसका जो पतला खोल है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अगर इसका हम निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है ना। अगर गोली पृष्ठ पर देखेंगे, तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², क्योंकि आपका ये त्रिज्या है या इस पृष्ठ पर हम निकाल रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, Q/r² आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम गोली पृष्ठ के अंदर की ओर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ∅ बराबर E4πr², यानी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर निकालेंगे तो यहाँ पर E बराबर कितना आएगा, ρr/3ε0। ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर था मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।